हेलो दोस्तों, गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सज्जाद अली जैदी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका को समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का ये पहला चैप्टर है, बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण की भूमिका। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत, वाटसन का मत, वंशसूत्र, वंशानुगत बीमारियां जिनमें वर्णांधता और हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, कुछ नया पढ़ लेते हैं। लैमार्कवाद, फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे लैमार्क। इन्होंने क्या किया कि 1809 में सर्वप्रथम जैव विकास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। लैमार्क ने हमें बताया कि किस प्रकार से जीव जंतुओं का हजारों लाखों सालों से पृथ्वी पर विकास होता हुआ आया है। तो इनका जो ये सिद्धांत है, ये जैव विकास का सिद्धांत कहलाया, जिसे हम क्या कहते हैं, लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। तो लैमार्क ने एक पुस्तक लिखी, फिलोसफिक जियोलॉजिक। इस पुस्तक में इनका ये सिद्धांत छपा। लैमार्कवाद की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो पहली विशेषता इनकी है वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी जो वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका जीवधारियों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट पड़ता है। जिस तरीके का वातावरण होगा उसी तरीके का जीव जंतु उस वातावरण में पनपेंगे। अगर वातावरण जीव जंतु का अनुकूल नहीं होगा तो जीव जंतु वहां पे नहीं पनप पाएंगे। जिस प्रकार का मनुष्य का वातावरण होगा, जानवरों का वातावरण होगा या पशु पक्षियों का वातावरण होगा, उस वातावरण का हमारे विकास पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसा हमारा जो मेन विषय है ना, जो हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं, बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो हमें पढ़ना तो बालक के विकास में, लेकिन हमें क्या है, इसको समझने के लिए ठीक से सब कुछ समझना पड़ेगा जो हमारे सिलेबस में है। तो वातावरण से संबंधित और वंशानुक्रम से संबंधित जो सिद्धांत आए विकास के, उन सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। इस क्रम में हम लैमार्कवाद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। लैमार्क से हमें यहाँ पे ये बात पता चल रही है। तो बालक के विकास में भी जाहिर सी बात है वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। दूसरा इनका विशेषता आती है अनुकूलन की प्रवृत्ति, एडॉप्टेबिलिटी, यानी जो जीवधारी हैं वो अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से अनुकूलन करना सीख लेते हैं, वो अनुकूलन करना जानते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है एक तरह से जो हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसके साथ में एडजस्टमेंट करना अनुकूलन कहलाता है। जिस हिसाब का मौसम होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, उसी हिसाब से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे हम अपने आप को। यह अनुकूलन कहलाता है। तो ये अनुकूलन की प्रवृत्ति सभी पशु पक्षियों जीवधारियों में पाई जाती है। तीसरा आता है इनका अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, यूसेज एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन्स। तो जितने भी ऑर्गन हैं जीवधारियों के, जैसे मनुष्य में क्या है, हाथ हैं, पैर हैं, तो जिन ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल लोग करेंगे वो ऑर्गन उसी हिसाब से क्या होंगे, परिष्कृत हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, या जो है और ज़्यादा अधिक बलिष्ठ हो जाएंगे जिन ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जिन अंगों का। जैसे जिराफ ने क्या किया कि जिराफ ने ऊंचा कुचक के ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाई, तो उससे क्या हुआ, उसकी गर्दन लंबी हो गई, फिर वो चीज़ आगे स्थानांतरित हो गई और नस्लों में। तो ये क्या है कि जितना ऑर्गन का हम अपने पार्ट्स का यूज़ करेंगे वो पार्ट उतने ही बलिष्ठ हो जाएंगे, और जिन पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे
वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। जैसे जो अवशेषी अंग होते हैं, आज के प्राणियों में अवशेषी अंग अगर हम देखें तो वो इस चीज़ का प्रमाण है। जैसे मनुष्य में होती पुच्छ, टिल या कर्णपटल, तो ये चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के पहले पूंछ हुआ करती थी, या जो है कान मनुष्य के पहले बड़े बड़े होते थे जिससे वो अपने कानों को हिला सकता था, जैसे बकरी हिलाती है अपने कान को। तो ये इसके उदाहरण है। बाकी चौथी इनका आता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो उपार्जित लक्षणों से मतलब यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में प्रवाहित होने लगती हैं वो उपार्जित लक्षण की वंशगति कहलाती है। मान लो जैसे जिराफ ने की गर्दन जो है उचक उचक के थोड़ी लंबी हो गई, तो अब जो जिराफ के नए बच्चे पैदा हुए उनकी गर्दन थोड़ी और लंबी गर्दन के पैदा हुए वो। तो इस तरीके से धीरे 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 लंबी गर्दन वाले ही जो है जिराफ पैदा होने लगे। तो ये क्या कहलाया? उपार्जित लक्षणों की वंशगति। तो लैमार्कवाद को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो स्वयं लैमार्क ने ही बताए थे, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को, इनका ये सिद्धांत ही है जैव विकास का, ऐसे थोड़े कि सिद्धांत है तो बैठे बैठे कुछ भी कह दिया सिद्धांत बन जाएगा। सिद्धांत तभी तो होगा जब उसको कोई प्रमाणित करे। तो लैमार्क ने भी कुछ प्रमाण दिए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस इनका जिराफ वाला प्रमाण रहा। तो इन्होंने जिराफ की मिसाल दी, सर्प की मिसाल दी और जलीय पक्षियों की मिसाल दी, और भी मिसालें दी। इसके अलावा जिराफ के बारे में इन्होंने बताया कि अफ्रीका के जंगलों में जिराफ आज भी पाया जाता है कि वहाँ पे जब जिराफ था और नीचे घास थी हरी भरी, जिराफ घास खाता था, छोटी गर्दन का था, जैसे घोड़ा होता छोटी सी गर्दन का, लेकिन नीचे की जो घास थी फिर वो शुष्क होने के कारण क्लाई मौसम जब चेंज हुआ तो शुष्क हो गई घास, जलवायु वहाँ पे बदल गई शुष्क। तो अब पेड़ों की पत्तियां जिराफ ने खानी शुरू कर दी। अब पेड़ों की पत्तियां नीचे पेड़ों की पत्तियां खत्म हो गई तो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां जो है उचक के और अगले पैर उचका करके और गर्दन उचका करके खानी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन में खिंचाव आया और गर्दन जो है थोड़ी थोड़ी लंबी होनी शुरू हो गई, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ एट लास्ट ये हो गई, जिराफ जो है लंबी गर्दन वाले जो है पैदा होने लगे और अगले पैर उनके लंबे। इसी तरह से सांप की मिसाल दी इन्होंने कि जो सांप है, पहले सांप के पैर हुआ करते थे और जो सांप जब झाड़ियों में चलता था तो उसे वो पैर चलने में परेशानी उत्पन्न करते थे, बिल में एंटर होने में भी उसको परेशानी होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सांप की जो पैर थे वो कई सौ या कई हजार नस्लों के बाद विलुप्त हो गए। तो ये हमारा लैमार्कवाद है। अब लैमार्कवाद की कुछ आलोचना भी है। आलोचना का मतलब यह है कि इसमें जो कमियां हैं, तो लैमार्कवाद ने हमें बताया कि भाई जब एक अंग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस हिसाब से भी मोड़ता तोड़ता है वो ऐसे ही नस्लों में हो जाता है आगे। तो जब भारतीय समाज में हम देखें, जो स्त्रियां होती है वो नाक कान बिंदवाती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं देखने में आया हजारों लाखों सालों से यहाँ पे स्त्रियां जो है नाक कान बिंदवा रही हैं कि जो है बच्चे नाक कान बिंदे हुए पैदा हों, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये और भी इसकी मिसालें हैं, जैसे चीन में जो है लोहे का जूता पहनाया जाता है कुछ कबीलों में बच्चियों को, जिससे उनके पैर बड़े ना हो ज़्यादा, लेकिन जो और बच्ची फिर जो भी वहाँ पैदा होती है उसके तो सामान्य बच्ची के बराबर ही पैर होते हैं। तो ये इनकी आलोचना है। आलोचना का मतलब ये होता है कि कोई भी सिद्धांत है, जो भी चीज़ है, उसमें कुछ कमी निकालने का मतलब आलोचना, और एक वर्ड होता समालोचना। तो समालोचना से तात्पर्य है जो सिद्धांत है या जो भी चीज़ है उसको कमी भी निकालना और उसकी अच्छाई भी बताना। जैसे आता ना क्वेश्चन में समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लैमार्कवाद हो गया। अब हम डार्विनवाद को पढ़ेंगे। डार्विनवाद जो है ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये ब्रिटेन के निवासी थे। इन्होंने लैमार्क के बाद जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इस प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और इसी सिद्धांत को हम डार्विनवाद कहते हैं क्योंकि इसको प्रतिपादित डार्विन ने किया था। तो डार्विन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन से देश के हैं ये?
ब्रिटेन के। ये भी थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए कि कौन सा जो फिलोसफर है या वैज्ञानिक है वो कौन से देश से बिलोंग करता है। जैसे हम लेमार्क को पढ़ रहे थे अभी, तो लेमार्क कौन से देश के हैं? फ्रांस के। ये डार्विन कौन से देश के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो इनके सिद्धांत का नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, या इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। तो इन्होंने किस तरीके से किया? जब ये छोटे से ही थे तब इनको विश्व भ्रमण का अवसर मिला। तो एक जहाज पे बैठ के गए, वो रिसर्च करने वाले लोगों का जहाज था, जिसमें 5 वर्ष तक डार्विन ने विश्व का भ्रमण किया। जहाज का नाम था बीगल। और इस भ्रमण के दौरान उन्होंने चट्टानों के और जीवाश्मों के नमूने एकत्रित किए। फिर उसके बाद लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने अपना अध्ययन और अपनी रिसर्च जारी रखी। और 20 वर्षों के बाद 1859 में अपना सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया और वो प्रकाशित किया। तो इन्होंने एक किताब लिखी अपनी, जिसमें ये सिद्धांत छपा। किताब का नाम है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बुक का नाम हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये पूरा नाम है। वैसे कई बार पेपर में इसको जो है खाली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से पूछा गया है कि ये किसकी पुस्तक है, तो आप इसका पूरा नाम थोड़ा ध्यान रखें। मान लो वो पूछ ले कि इसका पूरा नाम बताइए पुस्तक का। तो डार्विन के इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद। कौन सी पुस्तक में छपा? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। किस देश के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। ठीक है, लेमार्क के बाद इनका आया ये विकास का सिद्धांत। पहले लेमार्क ने दिया था, बाद में डार्विन ने दिया। तो डार्विनवाद की कुछ विशेषताएं आइए हम जान लेते हैं। तो पहली विशेषता इनकी आती है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। यानी जितने भी जीव होते हैं उनमें, चाहे वो पादप हों या जीव हों, जंतु हों, उनमें संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। मनुष्य हो या जानवर हो या जो भी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे एक समुद्री सीप जो होती है वो प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। अब 6 करोड़ अंडों से अगर 6 करोड़ सीप बन जाएं तो समुद्र में सीप ही सीप हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि सब अंडे जीवित नहीं रह पाते, और जो संघर्ष करके जीवित रह पाता है वो सीप बनता है। इसी तरीके से जो चौलाई होती है, चौलाई जिसके लड्डू बनते हैं, तो चौलाई के एक बीज को अगर हम बोते हैं तो उस एक बीज पर लगभग 20 लाख बीज और आ जाते हैं। एक बीज से 20 लाख बीज उससे बन जाते हैं। तो यदि उनको सबको दोबारा से बो दिया जाए तो फिर कितने करोड़ों अरबों फिर से बो दिया जाए तो सारी दुनिया में चौलाई ही हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात बताई कि जो संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है समस्त जीवों में और पादपों में। एक तो इनके सिद्धांत की विशेषता है। दूसरी विशेषता आती है जीवन संघर्ष, यानी जितने भी जीव जंतु हैं वो संघर्ष करते हैं। संघर्ष ही क्या है? जिंदगी है, कहा भी जाता है। तो ये संघर्ष 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सजातीय संघर्ष, नंबर 2 अंतरजातीय संघर्ष, और नंबर 3 वातावरणीय संघर्ष। तो सजातीय संघर्ष वो होता है जो अपनी ही जाति के व्यक्तियों के साथ में या अपनी ही जाति के जीव जंतुओं के साथ में संघर्ष होता है, वो सजातीय संघर्ष होता है। दूसरा क्या आता है? अंतरजातीय संघर्ष। यानी अंतरजातीय संघर्ष का मतलब है कि एक जीव अपनी दूसरी जीव से क्या करे? संघर्ष में अपने आप को जिंदा रखे। जैसे शेर है और शेर के सामने बकरी है तो अंतरजातीय संघर्ष हो गया, और बकरी आपस में लड़ रही तो सजातीय संघर्ष हो गया, है ना। या जैसे अब ये वायरस है या बैक्टीरिया है और इसका संघर्ष हो रहा मनुष्य से, तो ये कैसा संघर्ष हुआ? अंतरजातीय संघर्ष। जैसे अभी कोरोना संक्रमण चल रहा वायरस, तो कोरोना वायरस या विषाणु से हमें लड़ना है, तो ये
कौन से किस्म का संघर्ष कहलाएगा? अंतरजातीय संघर्ष कहलाएगा। तीसरा आता है वातावरण के साथ में संघर्ष, यानी प्रत्येक जीव जंतु या पादप अपने वातावरण के साथ में संघर्ष करता है, और जो संघर्ष करता है वही जो है सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज जो है मर जाता है। तो तीसरी इनकी जो वायु विशेषता, वो यही विशेषता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक, जो योग्य होगा वो जिंदा रह जाएगा, और जो योग्य नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। जितने भी जीव जंतु हैं तो उसमें जो योग्यतम होंगे वो जिंदा रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। ये इनका एक सिद्धांत है। तो इसको जो है योग्यतम की उत्तरजीविता, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। हालांकि डार्विन ने स्वयं तो इसको क्या कहा था? प्राकृतिक चयन कहा था। इनके सिद्धांत को प्राकृतिक चयन थ्योरी भी कहा जाता है ना, प्राकृतिक चयन सिद्धांत। तो प्राकृतिक चयन कहा था उन्होंने कि प्रकृति जिसको चयन करती है, प्रकृति जिसे चाहे वो जिंदा रहेगा, और प्रकृति जिसे नहीं चाहे वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने इनकी इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चौथी इनकी विशेषता आती है जीवधारियों में विभिन्नताएं। तो डार्विन ने हमें बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं वो आपस में भी भिन्न है, एक दूसरे से जातिगत तो विभिन्नता है ही, एक जाति में भी जो जितने भी जंतु है वो सबके सब एक दूसरे से भिन्न है। जैसे मनुष्य को ले लो, तो प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी न किसी रूप में भिन्न है। अगर जुड़वा बच्चे भी है तो उनके हाथ की रेखाएं तो कम से कम भिन्न है ही, अंगूठे का निशान तो अलग अलग आएगा दोनों का। अगर एक जैसी शक्ल भी है तो आवाज में, बोलने में अंतर आ सकता है। यानी जितने भी मनुष्य संसार में हैं वो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में दूसरे मनुष्य से भिन्न है। बौद्धिक स्तर पे भी भिन्न है, शारीरिक स्तर पे भी भिन्न है, मानसिक स्तर पे भिन्न है, ठीक, सामाजिक स्तर पे भिन्न है। तो सब क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। एक विशेषता इनके सिद्धांत की यह है। नेक्स्ट विशेषता आती है वातावरण से अनुकूलन, जो हमें लेमार्क ने भी बताई थी, एडॉप्टेबिलिटी। यानी जो हमारा वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके साथ में हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये जो है तभी हम जिंदा रह पाएंगे। इस तरीके की इन्होंने बात कही। और नया है, नेक्स्ट है इनका फिर नई जातियों की उत्पत्ति। यानी जो ये विभिन्नताएं होती है, इन विभिन्नताओं के कारण ये विभिन्नताएं धीरे धीरे अगली पीढ़ियों में चलती रहती हैं और नई जातियों की उत्पत्ति फिर हो जाती है। तो ये इनका सिद्धांत है डार्विन का। इसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। यानी प्रकृति जिसे चाहे और प्रकृति जिसे संजो कर रखना चाहे, इस तरीके की इन्होंने बात कही है। वो जिंदा रहेगा, अदरवाइज सब जो है खत्म हो जाएंगे। तो ये डार्विनवाद था हमारा। आइए अब हम उत्परिवर्तनवाद पढ़ेंगे या म्यूटेशन थ्योरी को पढ़ते हैं। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हुंगो डी ब्रिज। तो हुंगो डी ब्रिज ने 1901 में उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया। इन्होंने इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे में उत्परिवर्तन को देखा। इस पौधे से कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो अपने जनक पौधे से बिल्कुल भिन्न थे। यानी जो हॉलैंड के ये वैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका? हुंगो डी ब्रिज। 1901 में इन्होंने उत्परिवर्तन अथवा म्यूटेशन थ्योरी दी। इसमें इन्होंने ये बताया, जैसे हमें लेमार्क ने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं और कालांतर में वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हुई थी, तो ऐसा थोड़ी कि जिराफ की एक दिन में गर्दन लंबी हो गई थी, हजारों पीढ़ियों का परिणाम स्वरूप वो अंतर आया था। लेकिन इन्होंने हमसे क्या बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से परिवर्तन हो जाता है नस्ल में। ऐसा इन्होंने एक पेड़ में, एक पौधे में देखा। इस पौधे का नाम है इवनिंग संध्या प्रिमरोज। इन्होंने ये देखा कि इस पौधे से जो अन्य पौधे उत्पन्न हुए, दूसरे पौधे, वो अपने मूल पौधे से दूसरे अलग तरीके के थे, भिन्न थे, उनमें काफी भिन्नता थी।
फिर इस पौधे पे इन्होंने काफ़ी अपने प्रयोग किए और ये देखा कि उसके जो पौधे हैं वो अपने जनक पौधे से भिन्न हैं। इस चीज़ को फिर और चीज़ों में भी इन्होंने रिसर्च की और ये पाया कि इस तरह से होता है जीव जंतुओं में कि कभी भी उनके अंदर अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा। तो उत्परिवर्तन की जो परिभाषा हुई हमारी कि जीवों जिसमें जंतु एवं पादप दोनों आ गए के लक्षणों में अचानक वंशागत भिन्नताएं आ जाना उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। अचानक से भिन्नता आ जाए तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहेंगे। यानी जीन्स व गुणसूत्रों में होने वाले सभी परिवर्तन उत्परिवर्तन है, जो अचानक से हो जाएं, ऐसे परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो आइए उत्परिवर्तनवाद की विशेषताएं जान लेते हैं। एक जनक से कई मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसका कोई समय या क्रम निश्चित नहीं है, यह प्राकृतिक है। यानी उत्परिवर्तनवाद क्या है? प्राकृतिक है। उत्परिवर्तन ऐसा नहीं कि इसका कोई 3 पीढ़ियों बाद होगा या 10 पीढ़ियों बाद होगा, ये कभी भी हो सकता है, कोई क्रम निश्चित नहीं है, तो प्राकृतिक है ना। और इस उत्परिवर्तन के कारण क्या हो सकता है? कुछ अंग विलुप्त भी हो सकते हैं कि जी कोई नस्ल ऐसी पैदा हुई उसके कुछ अंग ही नहीं थे उस बच्चे में, वो जीव जंतु के बच्चे में वो अंग थे ही नहीं, विलुप्त हो गए, फिर हो सकता अगली नस्लों में वो ना रहें। और ये जो उत्परिवर्तनवाद होता है ये नुकसानदायक भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है, और हो सकता है ना नुकसान हो ना फायदा हो, ऐसा भी हो सकता है उत्परिवर्तन। तो ये उत्परिवर्तनवाद की कुछ विशेषताएं थी, ये भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उत्परिवर्तनवाद के प्रवर्तक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया? 1901 में। ये ह्यूगो डी ब्रिज कौन से देश के रहने वाले हैं? हॉलैंड के। उत्परिवर्तनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस पेड़ पर किया गया? तो इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर इसका किया गया सर्वप्रथम। और अचानक होने वाले परिवर्तन, जो डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसी को म्यूटेशन अथवा उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ये हमारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत था। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। बाकी चीजें हम वीडियो के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत, वंशसूत्र अथवा गुणसूत्र, कुछ वंशानुगत बीमारियां, वर्णांधता और हीमोफीलिया आदि ये हम वीडियो के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा।